press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो सिलेबस की चर्चाएं हम कर रहे थे, तो बोर्ड क्लासेस 10th और 12th का जो सिलेबस है वो यही रहेगा जो अपना आरबीएससी का है, और लोकल क्लासेस में एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं लगेंगी। तो आप निश्चिंत होकर जिस तैयारी के साथ आप पढ़ रहे हैं उसी तैयारी के साथ आगे पढ़ते रहें और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें। अब तक हमने आवेशों के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब कोई आवेश किसी सराउंडिंग में, परिवेश में हो, तो अपने आसपास का जो दूसरा आवेश है उस पर वो किस प्रकार का इफेक्ट डालता है। ये इस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था कुलाम ने। कुलाम जो वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कल की वीडियो के लोगों में आपने उनको देखा होगा उनकी तस्वीर भी मैंने लगाई थी। तो होता क्या है कि जब कोई आवेश जो है वो किसी सराउंडिंग में, किसी परिवेश में होता है, तो उसके अपने चारों ओर का जो वातावरण उसको वो प्रभावित करता है। और अगर उसके वातावरण में कोई दूसरा आवेश आता है तो उसके साथ वो एक अनुक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। उनकी वजह से दोनों आवेशों में एक विद्युत बल पैदा होता है। उसी के बारे में कुलाम ने बताया था। तो ये जो नियम है ये कहलाता है कुलाम नियम। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं। और कुलाम नियम जो है वो दो फॉर्म में हम पढ़ेंगे, एक है स्केलर फॉर्म और एक है वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म यानी कि सिर्फ परिमाण, हमें सिर्फ फोर्स कितना लगेगा इसका मैग्नीट्यूड बताना है यहां, और इसकी दिशा क्या होगी वो हम सदिश रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो कुलाम नियम है डायरेक्ट ये परिमाण यानी स्केलर फॉर्म के बारे में होता है। यानी यहां अपने डायरेक्शन की बात नहीं करनी है कि बल जो है वो किस दिशा में लगेगा, क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ स्केलर की बात करते हैं। कुलाम नियम का जो सदिश रूप होता है वहां पर हम उसकी वेक्टर की बात करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो कुलाम नियम है ये स्थिर बिंदु आवेशों पर लगता है। पॉइंट चार्ज इनको कहते हैं, और ये रेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आवेश की कि ये जो स्थिर आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र अपने चैप्टर में आगे आएगा। विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। आवेश रुका हुआ होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कुलाम नियम की? आवेश रुका हुआ होना चाहिए, आवेश गतिमान नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो बिंदु होना चाहिए। बिंदु का क्या मतलब है? बिंदु का मतलब ये है कि आवेश जो है, मतलब आवेश डायरेक्ट अपने आप तो होगा नहीं, किसी बॉडी पे होगा। यानी मैं ज्यादा तौर पे कहूं तो एक बॉडी मेरे को कहना चाहिए कि जो आवेशित बॉडी है, लेकिन हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, सिर्फ आवेश ही कह देते हैं उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश किसी बॉडी पर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आवेश ही बोलता हूं कि आवेश जो है अगर उसकी विमाएं यानी उसका आकार, प्रकार, जो भी उस बॉडी का एक निश्चित आकार होगा जिस पर आवेश होगा, उसकी विमाएं इतनी कम होनी चाहिए किसकी तुलना में, जब दो ऑब्जेक्ट हैं, दो आवेश हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है r, तो इस बीच की दूरी की तुलना में इनकी जो विमाएं हैं अपने वो इतनी कम होनी चाहिए कि जिससे ये दूरी अप्रभावित रहे। तो ऐसे आवेश पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो यहाँ पे इतना छोटा तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि फिर तो हमें दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसका कुछ निश्चित आकार लिया है दोनों आवेशों का। और ये देखिए मैंने इनके सेंटर से डिनोट किया है दूरी को, क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु की तरह होगा। लेकिन सिर्फ बिंदु बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हमें बताना है। तो ये हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, आवेश मैग्नीट्यूड बराबर है इनका, हमने नाम दे दिया Q1 Q2। इसी प्रकार यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है, एक ये Q2 चार्ज है, कोई दूसरा है माइनस का यानी ऋणात्मक है। तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं यानी सजातीय आवेश जिन्हें हम कह सकते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं जैसे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कुलाम ने बताया था इस नियम में। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन हम जब इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, स्थिर रूप पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगी।
तो इसमें होता क्या है, जब ये दोनों आवेश समान मैग्नीट्यूड के हों, समान परिमाण के हों, तो जितना फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है। और वो फोर्स कैसा होगा? वो फोर्स प्रतिकर्षण होगा। और जिस प्रकार एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश पे आकर्षण बल लगाएगा, तो अगर ये दोनों समान परिमाण के हैं तो जितना फोर्स Q1 Q2 पर आकर्षण का लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर अपनी तरफ आकर्षण का लगाएगा। इस प्रकार से ये लगाते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बनाया है कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, उनमें रिपल्सन हो रहा है, दोनों का एक दूसरे समान मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। बिंदु आवेश पर ये लागू होता है, बीच के डिस्टेंस r है दोनों आवेशों की। उसी प्रकार नीचे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उनमें अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो आपको ये समझ जाना है कि कूलाम नियम जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के बारे में बताता है। अब हम इसका कथन देख लेते हैं कि इसका कथन क्या है। और इस कूलाम नियम के कारण जो बल हम बताएंगे उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो सुनिए आप, इसका कथन क्या है। कूलाम नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, यानी इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और कैसा? परिमाणों के, ये बात नोट करें आप, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। यानी प्लस माइनस हमें नहीं लेना है कहीं भी। अगर आवेश में नेगेटिव है तो हमें Q1 माइनस Q2 नहीं करना है, मतलब साइन नेगेटिव का आगे नहीं लगाना है, सिर्फ परिमाणों का गुणनफल होता है यहाँ, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो यहां से जब समानुपाती निशान हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है K। इस K को कहते हैं कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत नियतांक भी इसको बोल देते हैं। तो ये है कूलाम का नियम। इसे और ज्यादा गहराई से हम समझेंगे। ये अपना फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2/r²। K कूलाम कांस्टेंट कहलाता है या स्थिर वैद्युत नियतांक उसे कहते हैं। हमें K का मात्रक और मान ज्ञात करना है, तो पहले मैं मात्रक ज्ञात करता हूं। ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं ये निर्वात या हवा के लिए बता रहे हैं। जो हमने K Q1 Q2/r² ये लिया है और यहां से K की वैल्यू जो हम निकालेंगे, ये सब बातें निर्वात या हवा के लिए अप्लाई हो रही हैं। निर्वात या हवा माध्यम की बात है, यानी माध्यम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे निर्वात है या हवा है। अब हवा तो वैसे माध्यम होता है, लेकिन हम इसको निर्वात के बराबर क्यों मानते हैं? कोई भी जो माध्यम है उसको अपूर्णांक के हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से डिनोट किया जाता है। निर्वात का जो अपूर्णांक होता है वो होता है आपका 1 और हवा का अपूर्णांक होता है 1.0003। ये अपूर्णांक बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट क्लोज है, यानी लगभग बराबर है। इसलिए निर्वात या हवा को एक जैसा ही माध्यम माना जाता है। मैं कहूं तो हवा को भी निर्वात के तुल्य ही माना जाता है। तो जहां हवा माध्यम आए या निर्वात आए, दोनों के लिए एक जैसे यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां से मैंने पक्षांतन किया, K बराबर F/r²/Q1 Q2 हो गया। F फोर्स है, न्यूटन हो गया मात्रक, R मीटर है, दूरी हो गई ये, तो मीटर स्क्वायर हो गया दूरी, और Q1 Q2 यानी कूलाम इंटू कूलाम हो गया कूलाम स्क्वायर। K की वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁹ और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम स्क्वायर। अब ये जो 9 × 10⁹ है, ये डिपेंड करता है कि ये माध्यम क्या होगा। माध्यम है तो ये चेंज हो जाएगा, अगर निर्वात है तो ये वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। ये विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है, माध्यम की विद्युतशीलता होगी, आगे हम पढ़ेंगे। तो K का मान मात्रक प्रणाली यानी कि CGS पद्धति में अलग होगा, MKS में अलग होगा, और माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम कौन सा?
जिन दो आवेशों के बीच में हम ये वैल्यूज बता रहे हैं, फोर्स बता रहे हैं, उनके बीच में अगर माध्यम चेंज हो जाता है तो के का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो याद रखें एमकेएस पद्धति में के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। सीजीएस में कितना होगा, के बराबर, इसी को चेंज कर लेते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, न्यूटन को सीजीएस में क्या मात्रक होता है, डाइन होता है, और 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं, इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 की 2, और मीटर स्क्वायर है तो कितनी होगी 10 की 4 डाइन, इसको चेंज किया तो डाइन और इसको चेंज किया तो क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे नीचे है कूलम्ब स्क्वायर, और कूलम्ब का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम्ब, और 1 कूलम्ब में कितने स्टेट कूलम्ब ये ऐसी होते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9, तो 3 गुणा 10 की पावर 9 ये कूलम्ब स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, इधर आ जाएगा स्टेट कूलम्ब स्क्वायर। तो ये तो चेंज हो गया आपका सीजीएस में मात्रक, और ये वैल्यू आ जाएगी इसका अंकिक मान सीजीएस में, तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1। सीजीएस में के का मान होता है 1 और एमकेएस में होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ये मात्रक है इनके। और जब आपके पास मात्रक हो तो आप बीमा बना सकते हैं, तो ये मात्रक है इसी से बना लेते हैं बीमा। के की बीमा क्या होगी, न्यूटन, न्यूटन की बीमा क्या होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की क्या होगी L2, और कूलम्ब है, कूलम्ब की स्क्वायर है यहाँ पे तो कूलम्ब की होती है A1 T1, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी A2 T2, m1 L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे होगी L3, T की -2 यहाँ पर है, और नीचे से T की 2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की होगी टोटल 4 और A की होगी -2, ये होगी के की बीमा। ये की बीमा आपको याद रखनी है। अब मैं बताता हूं कि के जो है वो विद्युतशीलता के साथ किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता को इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की है, जहां पर नोट लगा होगा ये, यानी ये 0 जहां पर लगा होगा पादाक्षर में, उसे क्या कहेंगे, निर्वात के लिए डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये कैसे होगा, जैसे यहां से पक्षांतन हम करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा और के यहां पे आ जाएगा। जब आप के की वैल्यू रखोगे 9 गुणा 10 की पावर 9, तो यही वैल्यू आएगी। ये मात्रक किस प्रकार से होगा, सॉरी यहाँ पे मात्रक मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया है गलती से, हाँ इधर देखिए आप, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के, पक्षांतन कर दिया, के का मात्रक कितना था, देखिए 4 पाई तो एक कांस्टेंट राशि, इसका तो कोई मात्रक बनेगा नहीं, तो के का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी जो मात्रक के का होता है उसका अपोजिट मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का होता है कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। भविष्य में आप याद रखें, इसका मात्रक मैं एक और बता देता हूं, फैरेड के अंदर फैरेड प्रति मीटर भी होता है, जो धारिता से संबंधित है, जो आगे आप चैप्टर में बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ा बता दिया ताकि आप भविष्य में याद रखें। ये तो बातें थी निर्वात के लिए, निर्वात या हवा के लिए, जिसमें सिर्फ विद्युतशीलता होती है निर्वात की। अगर फोर्सेज की बात आ जाए माध्यम में, भाई दो आवेशों के बीच में अगर माध्यम हो तो उनमें फोर्स अब किस प्रकार से अप्लाई होगा। तो माध्यम में फोर्स को मैंने एफ मीडियम से डिनोट किया, एफएम से, बराबर मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा Q1 Q2, यहाँ पे जो K था K, उसको मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि एप्सिलॉन नोट कहां गया, बताएंगे एक, और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर आप K में रखना चाहते हैं तो ये होगा K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन r डॉट r स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन r क्या चीज है और एप्सिलॉन m क्या चीज है। एप्सिलॉन m जो है वो कहलाती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। कुछ बुक्स में सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखा हो सकता है, दोनों का बात संकेत अलग अलग नहीं है। ये मीडियम से हम दिखा देते हैं हम लिख के, और ये डायरेक्ट दिखाएं तो भी ये मीडियम की ही मानी जाती है। एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, यानी माध्यम की विद्युतशीलता जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r के गुणनफल के बराबर होती है। ये आपको संबंध याद रखना है। एप्सिलॉन r जो है वो उसे कहते हैं परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसे विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं।
ये तीनों ही नाम है इसके। लेकिन जो ज्यादा प्रचलित नाम है, जो बार बार आपके सामने आएगा, वो है परावैद्युतांक। और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल में अगर एप्सिलॉन आर का मान आपको निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान हमें पता होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता होगा। और अगर हमें बाकी चीजें ज्ञात करनी हो तो हमें एप्सिलॉन आर का मान दिया जाएगा। ये एक कांस्टेंट राशि होगी, मात्रक इसका नहीं होता है। क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों का मात्रक सेम होता है विद्युतशीलताओं का, तो वो क्रॉस हो जाएंगे और विमाहीन राशि मात्रकहीन राशि में प्राप्त होती है। तो ये थी विद्युतशीलताएं, माध्यम की, निर्वात की और आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। इनके बारे में आगे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने जो फोर्सेज था कूलाम का, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उस पर दोबारा से आते हैं। उसके बारे में और बहुत सारी बातें हम जानते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये अपना फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब तक आपको स्पेशली माध्यम की बोला न जाए, आप उसे निर्वात के लिए ही मानेंगे। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो Q1 Q2 आवेश हैं वो एक एक कूलाम के हैं और आपस में 1 मीटर की दूरी पर ये रखे गए हैं, तो इनसे होगा क्या? K का मान होता है निर्वात के लिए 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1 और मीटर यानी दूरी है वो भी 1। तो कितना आया? F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। यानी अगर दो आवेश जो एक एक कूलाम के हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का होता है। या इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में अगर 1 मीटर की दूरी पर दो समान परिमाण के आवेश रखे जाएं और उनमें अगर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगे, तो उन दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा। ये भी लैंग्वेज है इसकी। तो इस प्रकार से ये कूलाम नियम होता है। चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है, उसके बाद उससे क्या क्या होता है, किस प्रकार से दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल है वो कम ज्यादा हो जाता है, और आगे जो अपने जो वेक्टर है, फॉर्म है अपने इसे कूलाम नियम की सदिश रूप जो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 न्यूमेरिकल्स दूंगा। उन न्यूमेरिकल्स का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। जो मैंने बातें कूलाम नियम में आपको बताई हैं, उन्हीं बातों को हम दोबारा से रिपीट करते हुए कुछ और बातें उनमें ऐड करूंगा और लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। उससे पहले मैं व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में भी बता देता हूं कि इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो पालन ये क्यों करता है और इसे क्यों कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपने कक्षा 11th में भी पढ़ा था और 9th कक्षा में भी पढ़ा था कि F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो न्यूटन ने बताया था, और ये विद्युत बल का फॉर्मूला है जो आवेशों के बीच में लगता है, और किसने बताया? कूलाम ने बताया। ये सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इनमें समानताएं आप देखेंगे कि दोनों के बटे में व्युत्क्रम में दूरी है और दूरी का वर्ग है। ऐसे फोर्सेस जो दूरी पे निर्भर करते हो और दूरी व्युत्क्रम में हो और उनका वर्ग हो, वो फोर्सेस व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक इस प्रकार से जिस प्रकार से कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये दोनों ही बल जो है वो केंद्रीय बल होते हैं और सुरक्षित कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। केंद्रीय बल वे बल होते हैं जिनमें जो फोर्स है उन दोनों के बीच में लगने वाली दूरी पे डिपेंड करता हो और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वो काम करता हो, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। तो उस प्रकार से ये दोनों बल जो है वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। अब मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। ये अपना फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं Q1 को Q1 डैश मान लूं और इसका परिमाण डबल कर दूं, Q1 को 2 Q1 कर दिया, मान लिया Q1 डैश है, तो फोर्स F डैश बराबर क्या होगा? 2K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 को 2 Q1 करना है, तो आप पाएंगे कि फोर्स जो है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डबल हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे आवेश को डबल कर देते हैं
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो भी फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी अगर दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण अगर आप बढ़ा देते हैं तो टोटल फोर्स जो है वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इसीलिए ये दोनों आवेशों पे डिपेंड करता है, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लाई लिया जाता है। अगर दूरी की बात करूं तो दूरी अगर मैं पहले की तुलना में आधी कर दूं तो यहां कितना आएगा, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बटे 4, यानी आर स्क्वायर नीचे 4 ऊपर। पहले वाला तो यही है फोर्स जो ये था अपने पास, तो दूरी आधी करने से फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाता है। यानी फोर्स को 4 गुना करने के लिए दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड आपको डबल करना होगा, या किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड 4 गुना करना होगा, और दूरी है उसको आधा ही करना होगा। अगर ऐसा आप कर पाए तो आप फोर्स को 4 गुना बढ़ा पाएंगे। अब मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आपको बड़ी ईमानदारी से हल करना है, और हल करते हुए अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक कूलाम का एक आवेश एक कॉलेज की छत पर रखा है, लैंग्वेज को इसी प्रकार से बनाया गया ताकि थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, और एक कूलाम का ही, दोनों एक ही कूलाम के हैं, एक कूलाम का ही दूसरा आवेश एक घर की छत पर रखा गया। यदि कॉलेज व घर की छत के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो उनमें बल का परिमाण क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक कूलाम के 2 समान आवेश हों, दोनों का आवेश का मान कितना, 1 कूलाम है, तो उन्हें किस दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच कूलाम बल या विद्युत बल जो है वो 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति के वजन के बराबर हो। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। 2 बराबर परिमाण के आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, उनका परिमाण कितना हो, यानी उन आवेशों का परिमाण कितना हो ताकि उनके मध्य विद्युत बल 50 किलोग्राम के व्यक्ति के वजन के बराबर हो। ये 3 क्वेश्चन है, इनका हल करके आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, और फिर मैं इनका आंसर जो है राइट या रॉन्ग आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।